हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स पीडीसी कॉम्प्लेक्स। हमने एक एंजाइम डिस्कस किया था पीडीसी, बोले तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और हमने देखा कि कैसे उसकी जो सब यूनिट्स हैं वो वर्क करती हैं लिंक रिएक्शन में। मित्रों, इस वीडियो में हमें पीडीसी एंजाइम का रेगुलेशन करना है, बोले तो पीडीसी रेगुलेशन। पीडीसी रेगुलेशन मित्रों, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो इस एंजाइम का रेगुलेशन दो तरह से होता है, टू टाइप्स का है। एक तो टाइप ये है कि जो ये एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा वो ही प्रोडक्ट इस एंजाइम को इनहिबिट करें, मतलब इसके लिए कंपीट करें और जो रिएक्शन है उसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाए या रिवर्स मैनर में ले जाए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इस एंजाइम का एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन किसी अदर एंजाइम के थ्रू कराया जाए। तो दो तरीके से किया जाता है इसका रेगुलेशन। एक तो होता है मित्रों बाई प्रोडक्ट इनहिबिशन, बाय प्रोडक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। इसका प्रोडक्ट होता है मित्रों एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADH। NADH। अब देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम और NADH क्या करेंगे, जो एंजाइम इसको बना रहा है, मतलब एंजाइम की जो सब यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम को बनवा रही है और जो सब यूनिट NADH को बनवा रही है, ये उन सब यूनिट्स के लिए कंपीट करते हैं और क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे। तो कौन सी सब यूनिट्स हैं जिनको मतलब जो इनको बनाती है, बॉटम लाइन ये कि कौन सी ऐसी सब यूनिट्स हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम बनवा रही है और NADH बनवा रही है। तो हमें पता है मित्रों एसिटाइल कोएंजाइम को बनवाने वाली जो सब यूनिट है वो है E2 और जो NADH को बनवा रही है वो सब यूनिट होती है E3। तो एसिटाइल कोएंजाइम E2 को इनहिबिट करेगा और NADH E3 को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट ही नहीं करेगा बल्कि ये भी करेगा कि रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करा भी देगा। तो इस तरह से इस इनहिबिशन को हम बोलेंगे प्रोडक्ट इनहिबिशन। मित्रों, दूसरे टाइप का जो इनहिबिशन है वो ये होगा कि किसी अदर एंजाइम के थ्रू इस एंजाइम को एक्टिव या इनएक्टिव किया जाए। दूसरा है बाय अदर एंजाइम्स, बाय अदर एंजाइम्स। ये ना लिखकर बल्कि ये लिखते हैं इनहिबिशन बाय अदर एंजाइम्स। इनहिबिशन दूसरे टाइप का हो जाता है इनहिबिशन बाय अदर एंजाइम्स, लिख सकते हो आप अदर एंजाइम्स, और या आप लिख सकते हो इनहिबिशन बाय फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। इनहिबिशन ना बोलकर रेगुलेशन बोले आप मित्रों, रेगुलेशन बोले। इसमें रेगुलेशन आएगा अदर एंजाइम्स के थ्रू जिसमें इनहिबिट भी होगा और एक्टिवेट भी होगा। अब हम देखेंगे दूसरा है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। इसमें मित्रों ये आएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन स्पेलिंग की मेरे से थोड़ा हो जाती है मित्रों गड़बड़। डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हम समझेंगे। ये तो समझना ही क्या है मित्रों, इसमें तो सीधी सी बात है, जब पीडीसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा, अगर वो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गया तो एक्यूमुलेशन के बाद हम देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम
खुद ही इनहिबिट करेगा E2 को, और E1 इनहिबिट भी करेगा, E1 उसको इस बात के लिए एक्टिव करेगा कि वो रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करा दे। इसी तरह से NADH को बनवा रही है E3 सब यूनिट। ये E3 सब यूनिट के लिए कंपीट करेगा और E3 सब यूनिट को रिवर्स ऑर्डर में करा देगा रिएक्शन को। दूसरा हो गया रेगुलेशन बाय अदर एंजाइम्स, या हम रेगुलेशन लिख लें, बल्कि रेगुलेशन बाय अदर एंजाइम्स, रेगुलेशन बाय अदर एंजाइम्स और फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन वो एक ही बात है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं किस तरह से ये वाला होता है मामला कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू कैसे जो पीडीसी एंजाइम है वो रेगुलेट होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, एक चीज और समझनी होगी आपको, जब हम देखेंगे फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एंजाइम का रेगुलेशन, तो हम देखेंगे इस तरह का रेगुलेशन केवल E1 सब यूनिट के लिए होगा। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, E1 को आप रेगुलेट कर लीजिए, बाकी सबका तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। जब E1 का कोई प्रोडक्ट E2 को मिलेगा ही नहीं तो E2 एक्टिव कहां से हो जाएगा? आप बताइए, E2 कैसे काम कर लेगा? नहीं करेगा। E2 का प्रोडक्ट, और जब E2 ने काम कुछ नहीं किया, E2 ने कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो E3 जो सब यूनिट है उसको भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा काम करने के लिए, मतलब उसको भी कोई रिएक्टेंट नहीं मिला। बॉटम लाइन, E1 को स्टॉप कर दीजिए, E1 को रोक दीजिए, E1 का प्रोडक्ट मत बनने दीजिए, तो हम देखेंगे E2 को कोई रिएक्टेंट नहीं मिलेगा काम करने के लिए। और जब E2 को कोई रिएक्टेंट नहीं मिला काम करने के लिए, तो E2 ने कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाया, और जब E2 ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया तो जाहिर सी बात है E3 को कोई रिएक्टेंट नहीं मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि एक यूनिट का प्रोडक्ट दूसरी यूनिट का क्या है? रिएक्टेंट है। E1 का प्रोडक्ट जो है वो E2 का रिएक्टेंट है, बट E2 का जो प्रोडक्ट है वो E3 का रिएक्टेंट है, और E3 का प्रोडक्ट है NADH। बात समझ में आ रही है ना? तो बॉटम लाइन यहां से ये निकल कर आती है कि इस एंजाइम का रेगुलेशन वाला जो स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो E1 सब यूनिट है। E1 को आप रोक दीजिए, बाकी तो सब अपने आप ही रुक जाएंगे, क्योंकि उनको रिएक्टेंट मिलेंगे ही नहीं एक्शन करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो कैसे होता है ये देखिए, यहां पे एडिंग डाल ही देते हैं, पीडीसी रेगुलेशन बाय फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। देखते हैं कैसे होता है। तो मित्रों, होता यह है, जो एंजाइम है, एंजाइम, दो एंजाइम होंगे यहां पर, एक होगा पीडीएच काइनेज और एक होगा पीडीएच फॉस्फेटेज। तो पीडीएच जो काइनेज है वो क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जो पीडीएच फॉस्फेटेज है वो डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। जैसे कि मित्रों, काइनेज एंजाइम जितने भी हैं, जो भी है काइनेज एंजाइम, जिसके भी पीछे काइनेज लग रहा है, उसका काम ही फॉस्फोराइलेशन का होता है। और जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो मित्रों, उसका काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाना। अब देखिए, एटीपी को यूज करेगा कौन? पीडीएच, एटीपी को यूज करेगा पीडीएच काइनेज एंजाइम। पीडीएच बोले तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज। तो हम देखेंगे एटीपी तो एडीपी में चेंज हो जाएगा, और जो एंजाइम है, एंजाइम जो E1 एंजाइम होता है वो OH के साथ जब रहता है तब मित्रों एक्टिव होता है, और जैसे ही इस एंजाइम का होता है फॉस्फोराइलेशन,
अब ये हो गया इनएक्टिव, अब ये हो गया इनएक्टिव। अब बात ये आती है कि ये इनएक्टिव कब होगा। तो मित्रों पीडीएच काइनेज को एक्टिव करने वाली जो चीज होती है सेल के अंदर वो होती है NADH। क्योंकि NADH इस बात को शो करता है कि सेल की हाई एनर्जी स्टेटस है। सेल का एनर्जी स्टेटस कैसा है? हाई। आप ये मानिए सेल के अंदर NADH बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा सेल के अंदर NADH है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल का एनर्जी स्टेटस हाई है, और जब सेल का एनर्जी स्टेटस हाई है, सेल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो मित्रों जरूरत ही क्या है एंजाइम को ग्लूकोज या ग्लूकोज के प्रोडक्ट को तोड़ने की? आप ही बताइए, कोई जरूरत है? देयर इज नो नीड। भाई सेल के पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो ब्रेकडाउन की कोई नीड नहीं है। तो जब नीड नहीं है तो उस टाइम एंजाइम क्या रहे? इनएक्टिव रहे, सीधी सी बात है। तो NADH सेल के अंदर जब NADH ज्यादा होते हैं, NADH का लेवल ठीक रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो NADH एक्टिवेट करवाता है पीडीएच काइनेज एंजाइम को। पीडीएच काइनेज एंजाइम एक्टिव होता है और वो क्या करता है, जो इवन सब यूनिट है किसकी? पीडीसी एंजाइम की, इसको कर देता फॉस्फोराइलेट। जो पहले एक्टिव थी फॉस्फोराइलेट कर दिया, तो उसके बाद हो गई इनएक्टिव। ठीक है। अब ये एंजाइम कब होगा एक्टिव? बात ये आती है मित्रों, अब ये एंजाइम तब होगा एक्टिव जब सेल का एनर्जी स्टेटस लो होगा। भाई एनर्जी स्टेटस हाई है तब तो मामला इनएक्टिवेशन का चलेगा कि पीडीएच काइनेज एक्टिव होगा और इवन सब यूनिट इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर सेल के अंदर एनर्जी स्टेटस लो हो जाए तब ये एंजाइम एक्टिव होना चाहिए। भाई तब तो होना चाहिए ना ब्रेकडाउन, ग्लूकोज से बन रहे प्रोडक्ट का जो आया पायरुवेट, उसका होना चाहिए ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसका मतलब क्या? एंजाइम का एक्टिवेशन होना चाहिए। तो बॉटम लाइन मतलब बात ये निकल कर आती है कि अब जो एक्टिव करवाएगा इस इवन सब यूनिट को, उस एंजाइम को कैसे पता लगे कि सेल का एनर्जी स्टेटस अब हाई हो गया? तो मित्रों इसको जो एक्टिव करवाएगा फिर से वो होता है पीडीएच फॉस्फेटेज एंजाइम। पीडीएच फॉस्फेटेज फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करेगा? वाटर यूज करके और फॉस्फेट ग्रुप को निकलवा देगा फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। ये भी निकलवा दिया H3PO4। अब जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया विद द हेल्प ऑफ पीडीएच फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से, तो एंजाइम की जो इवन सब यूनिट है फिर से क्या हो गई? एक्टिव हो गई। अब बात वही आती है कि इस एंजाइम को कैसे पता लगेगा कि सेल का एनर्जी स्टेटस लो जा चुका है और अब तुझे एक्टिव होकर इवन सब यूनिट को क्या करना है? एक्टिव करना है, उसका डिफॉस्फोराइलेशन कराना है। तो मित्रों इस चीज के लिए, इसको मैसेज देने के लिए सेल के पास एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो हैं, कैल्शियम आयंस इस फॉस्फेटेज को मैसेज देते हैं। कैल्शियम आयंस का प्रेजेंट होना सेल के अंदर ये दिखाता है कि सेल का एनर्जी स्टेटस बहुत लो है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेंजर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मैसेंजर। स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मैसेंजर किस चीज के लिए? फॉर लो एनर्जी स्टेटस, लो एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल। तो इस तरह से
पीडीसी की एंजाइम की जो इवन सब यूनिट है उसका फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन करके रेगुलेशन किया जाता है। केवल E1 का, ना E2 का किया जाएगा फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से, ना E3 का किया जाएगा, केवल E1 का किया जाएगा। क्यों? और यह कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि E1 को रोक दीजिए आप, E2 को कुछ मिलेगा ही नहीं जिस पर वो एक्शन करे। जब E2 को कुछ नहीं मिला तो E2 का कोई प्रोडक्ट नहीं बना, और जब E2 का कोई प्रोडक्ट नहीं बना तो E3 को कुछ नहीं मिला, और E3 को जब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ही नहीं है। फिर तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। और इससे जो पहला वाला था वो मैंने बताया था प्रोडक्ट इनहिबिशन। वो प्रोडक्ट इनहिबिशन मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा खुद लिंक रिएक्शन का, एसिटाइल कोएंजाइम था और NADH था, वो खुद एंजाइम के लिए कंपीट करते और रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो प्रोडक्ट रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है मित्रों, ये तो था रेगुलेशन के बारे में। तो आई थिंक फिनिश तो हो ही चुका है मामला इसका, रेगुलेशन का। बाकी अब टॉपिक आ जाएगा हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों? क्योंकि हमने मित्रों ग्लाइकोलाइसिस किया। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज को तोड़ते हुए हम ले आए थे, मतलब हम नहीं, सेल ले आई थी 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन में उनका जो भी होना होता है वो होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और वहां पर बनते हैं 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन निकल जाती हैं और 2 NADH बनेंगे। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो खुद 2 कार्बन कंपाउंड है उसका भी ब्रेकडाउन होगा, और उसका भी ब्रेकडाउन होगा कौन सी रिएक्शन में? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में हम देखेंगे उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो मित्रों आई थिंक दैट इज मस्ट सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। बाकी क्रेब्स साइकिल का हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आप इसको अच्छी तरह से करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। जैसी भी कोई दिक्कत हो वो मुझे बताएं। क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।